देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, उसमें जो भी क्वेश्चन बाकी है वही करना है हम लोग को। तो पहले देखो ये वाला करेंगे 15.7। ठीक है, 15.7 आसान है। ठीक है, बोल रहा है कि द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कर। वेजेस कैसे पता है? 50 to 60 रुपीज वेजेस मिलता है, ऐसे वर्कर है 15, नंबर ऑफ वर्कर। 60 से 70 रुपीज का वेजेस मिलता है, ऐसे वर्कर है 23। 70 से 80 मिलता है 36 एंड सो ऑन, ऐसे करके 110 से 120 तक दिया हुआ है। 5 वर्कर ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी में जाते हैं। अच्छा, अब बोल रहा है कि इफ ए वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द एंटायर ग्रुप ऑफ वर्कर, मतलब जितने भी ग्रुप ऑफ वर्कर है, तो ग्रुप मतलब वेजेस के ग्रुप के हिसाब से वर्कर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अगर रैंडमली किसी भी एक वर्कर को हम लोग सिलेक्ट करते, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेजेस वुड बी लेस देन 50? लेस देन 50 वेजेस होगा, ऐसे कितने वर्कर होंगे, ऐसे पूछ रहा है। ऐसे करके ए से लेके डी तक अलग अलग क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो एक एक करते हैं, समझ जाओगे। देखो सबसे पहले हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट वेजेस वुड बी लेस देन 50। तो ऐसे लिखेंगे 15.7, 15.7 प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्रोबेबिलिटी गेटिंग वेजेस लेस देन 50। ठीक है, तो क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होगा? तो टोटल वर्कर में से ही हमें देखना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना है? 15 प्लस 23, क्योंकि ये ग्रुप में जो अलग अलग वर्कर है वही तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर होंगे। ठीक है, तो ये इसमें से मुझे मेरा फेवरेबल केस चूज करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर हो जाएगा 15 प्लस 23, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम 36, 42, 17। 36, 42, 17, 12 और 5। ये हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम। और फेवरेबल आउटकम वेजेस लेस देन 50। क्या लेस देन 50 वेजेस मिलता है ऐसा कोई वर्कर है? यहाँ से देख के बोलो, लेस देन 50 वेजेस मिलता है ऐसा कोई वर्कर है? नहीं मैम। जीरो हो नहीं मैम। जाएगा इसका। जीरो होगा क्योंकि लेस देन 50 कहाँ है? 50 से 60 यहाँ से स्टार्ट है, तो फिर यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा? जीरो। तो जीरो डिवाइडेड बाई इसका टोटल जितना भी आ रहा हो, एक बार कर लेते क्योंकि टोटल बाकी जगह पे काम आएगा। देखते हैं कितना होगा। 15, 23, 36, 42, 17, 12 और 5, 150। तो ये आंसर हो जाएगा जीरो। तो पहला आंसर हो गया। सेकंड वाला पूछा है his wages would be less than 80, तो probability of getting wages less than 80। तो लेस देन 80, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 150। लेस देन 80 मिलता है, ऐसे कितने वर्कर है? लेस देन 80 में क्या क्या आएगा? बोलो लेस देन गुड 80 में मॉर्निंग। के। गुड मॉर्निंग गुड मैम। गुड मॉर्निंग राज, गुड मॉर्निंग अनित, गुड मॉर्निंग अनिता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। बोलो लेस देन 80 मतलब क्या क्या हो जाएगा? मैम 50 to 60, 60 to 70 আর 70 to 80 টা হবে না, 79 অবধি তো হবে। हाँ, मतलब इसमें कौन कौन सा जाएगा? इसका मतलब लेस देन 80 बोला है ना, तो ये 70 to 80 मतलब कितना तक होगा? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
79। अच्छा, अब ये वाला देखो, ये एक्चुअली ये वाला भी कवर होगा, क्यों होगा वो हम बता देते। पहले बोलो 50 to 60 क्यों कवर हुआ वो समझ में आया, क्योंकि मुझे बोला है वेजेस लेस देन 80 होने से 50 to 60 तो उसी में आएगा। 50 से लेके 60 का रेंज तो लेस देन 80 होता है, 60 से 70 ये भी लेस देन 80 होता है। अब 70 से 80 में तुम लोग को जो बोल रहे हो कि 70 से 80 मतलब 79 तक होना चाहिए, एक्चुअली देखो ये होता है, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला। ये जो सिस्टम है ना, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। ये समझो, ये जो रेंज है ना, इसे ओवरलैपिंग रेंज बोलते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब हो गया कि यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पे ही शुरू हो रहा है, तो 60 कहाँ इंक्लूड होना चाहिए, यहाँ या फिर यहाँ इंक्लूड होना चाहिए, इसको लेके कंफ्यूजन होता है। तो एक्चुअली देखो, इसका रूल्स है, ये बताया गया है कि अगर ओवरलैपिंग डेटा है, ठीक है, तो जो डेटा ओवरलैप कर रहा है, जैसे यहाँ 60 कर रहा है, ठीक है, यहाँ 70 करेगा, यहाँ 80 करेगा, तो बोल रहा है कि वो डेटा हमेशा हमें लोअर क्लास बाउंड्री में लेना है। जैसे 50 to 60 इसको बोलते हैं क्लास बाउंड्री, ठीक है, जिसमें ये होता है लोअर, पहला वाला इधर लोअर होता है, इधर अपर होता है, क्योंकि हमेशा इधर ज्यादा लिखा हुआ रहता है, तो लोअर यानी कम, अपर मतलब ज्यादा, क्लास बाउंड्री। तो बोल रहा है कि जिसमें ओवरलैपिंग होगा वो हमेशा लोअर क्लास बाउंड्री में काउंट होगा। मतलब 50 to 60 में ये 60 to 70, ठीक है, हम पूछ लेते हैं तुम लोगों से 70 to 80, 80 to 90। अब जैसे यहाँ तक ही लिख रहे हैं, आगे कौन नहीं लिख रहे, इसमें से पूछेंगे तो समझ जाओगे। तो ये ओवरलैपिंग है, तो ये 60 कहाँ काउंट होगा, जहां ये एज अ लोअर क्लास बाउंड्री आ सकता है वहां ही काउंट होगा। तो बोलो, हमेशा ये इधर वाला लोअर और इधर वाला अपर, तो 60 कहाँ काउंट होगा, इधर 50 to 60 में कि 60 to 70 में? 60 to 70 में। 60 to 70 में होगा, क्योंकि अभी तो मैंने रूल्स बोला कि जहां पर ये लोअर क्लास बाउंड्री के हिसाब से आता है वहां काउंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 70 to 80 है तो फिर 80 कहाँ काउंट होगा, यहाँ काउंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब फिर ये 70 से लेके कहाँ तक चलेगा, ये 70 से लेके 79.9999999999 तक चलता जाएगा, ठीक है। फिर ये कहाँ तक चलेगा, 50 से लेके 59.999999 इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ फिर, अगर वेजेस लेस देन 80 है तो उसमें कौन कौन सा नंबर ऑफ वर्कर कवर होगा? बोलो। 15, 23, 36, 15 15 होगा, 23 23 होगा, 36 36। तीनों आ जाएगा फिर, 15 23 36 तीनों आ जाएगा। 15 23 और 36 टोटल लगाओ कितना हो रहा है। 8 हम प्लस 74। 74, ठीक है, 74/1/50। सी, wages would be more than 100, तो probability of getting 0.49333। 0.49333। वेजेस मोर देन 100, तो मोर देन 100 में क्या क्या कवर होगा? मोर देन 100 मतलब 100 से ज्यादा। हाँ, 100 मतलब से कहाँ 110, 110 तक 120। 110 to 120। हाँ, मतलब सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर बताओ, 12 और 5 5 12 और 5 और 5। 12। तो कितना हो जाएगा, 17/150। फिर पूछा है कि वेज 0.1133। 0.1333। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोला है कि वेजेस वुड बी बिटवीन 70 एंड 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वेजेस बिटवीन 100, सॉरी 70 एंड 100 बोला था, 70 एंड 100, ठीक है। तो टोटल तो 150 रहेगा, टोटल पॉसिबल आउटकम 70 से 100 के बीच का वेजेस मिलता है, ऐसे कितने सारे वर्कर है 70 से 100, मतलब क्या क्या कवर 36 होगा? 42 17। हम हाँ, 36 42 17। यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐड कर लो कितना आ रहा है।
95 आ रहा है मैम, 95 by 150। और इसका पॉइंट में आ रहा है 0.633। ठीक है, देख लेते, जीरो आंसर है। 37/75 मतलब 74/150 है, ठीक है। 17/150 होना चाहिए, ठीक है। और 95/150 होना चाहिए, वो भी हम लोग का आया है। बाकी इन्होंने पॉइंट में नहीं निकाला है, वो तो देखो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा करना पड़ेगा, ये तो समझ गए होगे तुम लोग ये वाला पे। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करें? रुको, देखते हैं। ये सब तो अभी नहीं कर पाएंगे। $15.22 ये कर सकते हैं। 15.22 ये वाला 15.21 भी होगा, ठीक है। हाँ, ये भी कर सकते हैं। पहले ये दो करते हैं, फिर बाकी देखते हैं। 15.21 तुम लोग नोट डाउन कर लेना, जैसे मैंने बोला है, ताकि जब पूछे बता सको क्या क्या हो गया है। बोल रहा है कि मिस्टर रॉय इज सिलेक्टेड फॉर द 3 सेपरेट पोस्ट, 3 अलग पोस्ट के लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया है। फॉर द फर्स्ट पोस्ट देयर आर 3 कैंडिडेट्स, तो पहले पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स है। फॉर द सेकंड देयर आर 5 कैंडिडेट एंड फॉर द थर्ड देयर आर 10 कैंडिडेट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर रॉय वुड बी सिलेक्टेड? मतलब 3 पोस्ट के लिए बोला गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस मिस्टर रॉय ने ही अप्लाई किया है या फिर उनको सिलेक्ट किया गया, और भी लोगों को सिलेक्ट किया गया है। जैसे फर्स्ट पोस्ट के लिए 3 लोग हैं, ठीक है, उसमें से मिस्टर रॉय सिलेक्ट होंगे कि नहीं वो हमें बताना है। सेकंड पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स है और थर्ड के लिए 10 कैंडिडेट्स है, ये बताना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? बोल रहे हैं कि मिस्टर रॉय सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट हो जाए इसका मतलब है कोई भी पोस्ट में सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि पोस्ट मतलब पहला, दूसरा या तीसरा, ऐसा कुछ हमें स्पेसिफिकली बताना है। कोई भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाए तो चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम 3 पोस्ट को अपने हिसाब से कुछ नाम दे दे, जैसे मैंने दे दिया पोस्ट ए, पोस्ट बी और पोस्ट सी, ठीक है। तो इसका ম্যাম मतलब পোস্ট जैसे हम्म, বললাম ম্যাম পোস্ট এ যেটা রয়েছে हम्म, সেটাতে মিস্টার রয়ের আর কি মানে হওয়ার চান্স হচ্ছে 1/3 1/3 হ্যাঁ, মানে 3 জনের মধ্যে একজন। हम्म, আর পি অফ বি পোস্ট বি এর জন্য হচ্ছে 1/5 আর সি এর জন্য হচ্ছে 1/10 মানে 10 জনের हम्म, মধ্যে একজন। हम्म, सही है। देखो এরপর अब, हाँ बोलो। এর এরপর ম্যাম আমরা যদি টোটালটা থেকে মানে বের করে নিতে চাই যে বাকি মানে রয় ছাড়া কতজন আর কি ইয়ে করছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে করতে হবে 1 - 1/3 মানে 2/3 हम्म, আসছে ওটা। পি हम्म, অফ বি সেটা আসছে 1 - 1/5 4/5 हम्म, আর পি অফ সি আসছে 9/10। हाँ, ठीक है। এখান অবধি ঠিকই হয়েছে। तो ये वाला क्वेश्चन कैसा है बोलो तो, जैसे हम लोगों ने निकाला था ना कि कुछ लोग सरवाइव कर जाए नहीं कर जाए, टॉम और डीक में कोई ट्रू बोलेगा, कोई झूठ बोलेगा, कोई सच बोलेगा, कॉन्ट्राडिक्टेड, ये वाला, ठीक है। और एक क्वेश्चन था उसमें भी इस तरीके का था कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 3 सीए कैंडिडेट को दिया गया है इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है, कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बस वैसा ही है। तो अब देखो, ये पोस्ट ए के लिए 3 लोग जो है, 3 कैंडिडेट है, ठीक है, जिसमें मिस्टर रॉय भी इंक्लूडेड है। 5 कैंडिडेट है और यहाँ पर जो है 10 कैंडिडेट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बोला है। अब मिस्टर रॉय का सिलेक्ट होने का अगर पोस्ट वाइज बोले तो प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्ट किसका बात कर रहे हैं? मिस्टर रॉय का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पोस्ट ए के लिए मिस्टर रॉय सिलेक्ट हो जाए, इसका चांसेस कितना है? तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? तीनों में से मतलब कोई भी 3 होगा ना, तो फिर टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा? और फेवरेबल आउटकम 1/3 कितना? 3। हाँ, 1/3। 3 में देखो कौन कौन है, 3 लोग हैं जिसमें एक एक जन का नाम क्या है? मिस्टर
रॉय, ठीक है, बाकी का नाम हमें नहीं पता, तो ये तीन में से तो कोई एक होगा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 3, या तो ये या तो ये या तो ये, इसमें से ये आ जाए, इसका चांसेस 1/3, ठीक है। सेम उसी तरीके से ये हटा दे, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी 5 लोग हैं जिसमें एक मिस्टर रॉय है, तो मिस्टर रॉय मेरा फेवरेबल केस है, तो 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, ये 5 में से कोई एक होगा ना, तो डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, 5, ठीक है। सी, पोस्ट सी के लिए यहाँ पर भी 10 कैंडिडेट्स है जिसमें एक मिस्टर रॉय है, तो मेरा फेवरेबल आउटकम अगर मिस्टर रॉय आ जाए आउट ऑफ 10, ठीक है। लेकिन मुझे पूछा ये नहीं है कि पोस्ट वाइज, तब तो बहुत आसान हो जाता कि पोस्ट ए में मिस्टर रॉय का सिलेक्ट होने का चांसेस क्या है, 1/3, पोस्ट बी के लिए कितना है, पोस्ट सी, लेकिन मुझे बोला है देखो अब मिस्टर रॉय तो एक इंसान एक ही पोस्ट में ही तो काम करेगा नॉर्मली, और वैसे ही मुझे नॉर्मली एक में करे या 2 में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बोल रहा है कि मिस्टर रॉय सिलेक्ट हो जाए, इसका चांसेस क्या है, मतलब तीनों में से किसी एक पोस्ट के लिए, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी, হ্যাঁ বল। বলছি ম্যাম পি অফ এক্স এখানে কি 13/25 হবে মানে সম্ভাবনা অ্যান্সার? হ্যাঁ 13/25 ঠিক আছে। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, अब बोलो सिलेक्ट नहीं होने का चांसेस कितना है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होता है, अगर सिलेक्ट होने का चांसेस 1/3 है तो नहीं होने का चांसेस कितना हो जाएगा, 2/3। 2/3 यहाँ पर भी सेम तरीके से 4/5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9/10। अच्छा अब ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग सभी पोस्ट का जो है नहीं सिलेक्ट होने का चांसेस निकाल लेते हैं तो फिर सिलेक्ट होने का चांसेस ओवरऑल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सिलेक्टेड एट ऑल, मतलब किसी में भी सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं मिस्टर रॉय, ना तो पोस्ट ए के लिए, ना तो पोस्ट बी के लिए, ना तो पोस्ट सी के लिए, उसका चांसेस क्या है, तो पोस्ट ए के लिए 2/3, पोस्ट बी के लिए 4/5, पोस्ट सी के लिए 9/10। अब ये सब में रिलेशन क्या होना चाहिए, 2 ही रिलेशन होता है पूरे टॉपिक में, या तो एंड या तो কিন্তু और, হবে एंड होता है, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन क्या होता है कि पोस्ट ए के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे एंड पोस्ट बी एंड पोस्ट सी, और एंड होने से मल्टीप्लीकेशन होता है, तो किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे, इसका चांसेस फिर कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करने से, 12/25 हाँ 12/25, ठीक है। तो बिल्कुल सिलेक्ट नहीं होने का चांसेस है 12/25 और टोटल चांसेस होता है 1, तो सिलेक्ट होने का चांसेस कितना हो जाएगा ओवरऑल से, अगर ये नॉन सिलेक्शन का माइनस कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, 1 माइनस हाँ 12/25 हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड 1 माइनस 12/25, किसी भी पोस्ट में सिलेक्ट नहीं होने का चांसेस 12/25, तो किसी भी एक पोस्ट में सिलेक्ट होने का चांसेस हो जाएगा 13/25, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब 1 मतलब क्या होता है, सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड दोनों, उसमें से अगर नॉट सिलेक्टेड हटा दोगे तो सिलेक्ट होने का चांसेस, अब ये सिलेक्शन वाला चांसेस क्या है, किसी भी एक पोस्ट में सिलेक्ट होने का चांसेस है 13/25, किसी भी एक पोस्ट में सिलेक्ट होने का चांसेस, मतलब 3 में से किसी भी एक पोस्ट में वो सिलेक्ट हो सकते हैं, उसका चांसेस 13/25। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले बताया ना, इस तरीके का वही वाला। अच्छा अब देखो 15.22, ये वाला देखो, ये भी सेम वैसा ही है, ठीक है। तो ये भी तुम लोग कर पाओगे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज दैट 3 section of a costing department will encounter a computer error are 0.23, 0.3, 0.1 per week respectively। अच्छा तो बोल रहा है कि एक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है जहां पर 3 सेक्शन है अलग अलग, ये हो गया कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, इसमें 3 सेक्शन है, ठीक है। अब ये 3 सेक्शन में कंप्यूटर में काम होता है, जहां पर कंप्यूटर एरर होने का चांसेस पहले वाले सेक्शन में 20%, 0.2, फिर 0.3, 30%, 0.1, 10% पर वीक, हर हफ्ते इतना इतना एरर हो सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वुड बी एटलीस्ट 1 कंप्यूटर एरर पर वीक, कम से कम एक कंप्यूटर एरर पर वीक हो, मतलब तीनों सेक्शन में से कहीं पर भी एक एरर हो, इसका चांसेस क्या है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक या एक से ज्यादा भी हुआ तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट का मतलब एक या एक से ज्यादा।
और फिर वन एंड ओनली वन कंप्यूटर एरर पर वीक। फिर उसके सेकंड वाला जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल इसका ऑपोजिट, सिर्फ एक ही एरर हो एक हफ्ते में, उसका चांसेस क्या है ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे देखोगे, देखो यहाँ पर हम लोग को এরর না होने का चांसेस, প্রথমেরটা তো আগেরটার মতনই হবে, মানে এ হচ্ছে 0.2, বি হচ্ছে 0.3, আর সি হচ্ছে 0.1। তো টোটালটা থেকে মানে এ কমপ্লিমেন্ট থেকে আমরা 1 থেকে যদি মাইনাস করে দিই, মানে 1 মাইনাস 0.2 তাহলে হচ্ছে 0.8, 1 মাইনাস 0.3 হচ্ছে 0.7, আর 1 মাইনাস 0.1 হচ্ছে 0.9। सेम ही होगा पहला, वही तो मैंने बोला तुम लोग कर सकते हो ये वाला, ये पहला वाला तो ऐसा ही बनेगा, देखो ये जैसा है ना, 0.8 into करके देखो। 0.7 into ठीक है, देखो 0.9। 3 सेक्शन है, हम लोग ऐसे लिखेंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, तो कैलकुलेट क्या करके देना है कि एटलीस्ट एक एरर होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखो मैम आंसर क्वेश्चन में 0.496। 0.496 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पर वीक। ठीक है, हर हफ्ते एरर होने का चांसेस है 20%, 30% और 1%, ये एरर होने का चांसेस है पर वीक। लेकिन ये किसी भी एक सेक्शन में नहीं, इंडिविजुअली हर एक सेक्शन का हमें बता दिया है। तो जब भी ऐसे बताता है फिर हमें बोला जाता है कि कोई भी एक सेक्शन में एरर, या फिर जैसे यहाँ पर बताया था कोई भी एक पोस्ट में सिलेक्ट, तो पहले हमें इंडिविजुअली मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनी एरर वो निकालना चाहिए सेक्शन, मतलब इंडिविजुअली, यानी यहाँ पर जैसे सेक्शन वाइज बोला है वैसा निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर पर वीक तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 0.1, कितना हो जाएगा 0.8, 0.7, 0.9। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर पर वीक। ठीक है, हफ्ते में एक भी एरर ना हो ऐसा चांसेस क्या है, अगर सेक्शन ए में चांसेस है 80% एंड सेक्शन बी में है 70% एंड सेक्शन सी में है 90%, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये सारी चीजों को मल्टीप्लाई करने से कि पूरे हफ्ते में कहीं भी किसी भी सेक्शन में, 0.504। हाँ किसी भी सेक्शन में कोई भी एरर नहीं आने का चांसेस इतना है। तो अब मुझे बोला है किसी भी सेक्शन में एरर आने का चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट गेटिंग वन एरर पर वीक कितना हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है और पूरे 1 हफ्ते में माइनस एरर हाँ नहीं होने का चांसेस 0.504, तो एरर कोई भी एक सेक्शन में एरर होने का चांसेस 0.496 आ रहा है, ये वाला आंसर 0.496 ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो बोल रहा है वन एंड ओनली वन कंप्यूटर एरर पर वीक, ये निकालने के लिए बोला है वन एंड ओनली वन कंप्यूटर एरर पर वीक, तब ये एक ही एरर हो ऐसा कब हो सकता है ये बताओ। मैम এটা वन 0.398 এসছে। है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो प्रोबेबिलिटी जो है बोल रहा है कि कम, बोल रहा है एक एरर, ठीक है, ओनली एंड ओनली वन एरर पर वीक, ये कब होगा, जैसे मान लो अगर सेक्शन ए में एरर हुआ तो सेक्शन बी और सी में एरर होगा। नहीं होगा। होने से तो फिर कैसे होगा, ओनली देखो क्या बोला है वन ম্যাম एंड, এগুলোতে হবে না, যে কোনো একটাতে হবে। যদি हाँ এতে হয় তাহলে বিসি হবে না, বিতে হলে এসি হবে না, हाँ সিতে হলে এবি হবে না। हाँ, तो ये बोल रहा है कि वन एंड ओनली वन कंप्यूटर एरर पर वीक, मतलब सेक्शन ए में हुआ तो सेक्शन बी सी में नहीं होना चाहिए, सेक्शन बी में हुआ तो सेक्शन ए सी में नहीं होना चाहिए, सेक्शन सी में हुआ तो सेक्शन ए बी में फिर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 केस बनेगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी পি অফ এ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली एरर इन सेक्शन ए अगर मानते हैं तो इसका मतलब बट नॉट इन सेक्शन
बी एंड सी। ये कैसा क्वेश्चन है? वो सर्वाइवल वाला याद है कि ये पर्सन इतना साल जिंदा रहे, वो पर्सन उतना साल जिंदा रहे, ऐसा ऐसा एज था, तो इसका मतलब अगर ए सर्वाइव करेगा तो बी सी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए सी, वैसा ही हो गया ना, ठीक है। वहां हाँ सर्वाइवल पे था, ये वाला जो है अलग दे, यहाँ पर बोला है कि एरर के ऊपर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली एरर इन सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में एरर होने का चांसेस क्या है? पूरा क्वेश्चन ही पर वीक पे है, तो पर वीक मैंने नहीं लिखा, बट हम लोग 0.2 यूज कर सकते, 0.2। 0.2। मैम, और ए अ, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, अभी हम नॉर्मली करेंगे, अभी हम फॉर्मूला ज्यादा नहीं सिखाएंगे, एंड में जाके फॉर्मूला जितना जरूरत होगा सिखाएंगे, अभी हम लोग सिंपली कर सकते हैं, उसका मतलब वही होता है, ठीक है, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे 0.7 हैं अभी। इंटू 0.9। हाँ, अब नहीं, एरर होने का चांसेस है 0.7 और 0.9। 0.7 इंटू 0.9 तो कितना हो जाएगा? 0.126। मैम এটা হবে 0.126। ठीक है। फिर केस टू क्या हो जाएगा? या तो केस टू ये होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली एरर इन सेक्शन बी बट नॉट इन सेक्शन सी एंड एसी ए। ए सी या सी ए हम लोग लिख सकते हैं, इसमें सेक्शन बी में एरर होने का चांसेस 0.3 और बाकी दोनों में 0.8 0.8 इंटू 0.3 इंटू 0.9। 0.8 इंटू 0.9 मैंने इस हिसाब से लिखा है, तो कितना हो रहा है? हाँ 0.216। 0.216। केस थ्री, probability of only error in section C but not in section A and B। तो सेक्शन सी, हाँ 0.1, 0.8 मेरा पहले 1 आएगा, मैंने ये पहले लिखा है सेक्शन सी जिसमें होने का हाँ चांसेस तो 0.1 और नहीं होने का ए और बी 0.8 8 0.7 0.7, तो 0.8 0.7 तो कितना हो जाएगा? 0.056। 056, ठीक है। अब ये तीनों में से कोई भी एक केस होने से हमारे लिए फेवरेबल होगा, ये तीनों में से कोई भी एक होने से हमारे लिए फेवरेबल होगा, तो ये तीनों में क्या करना पड़ेगा? ये तीनों केसेस को क्या करेंगे? या तो केस वन ऑकर তিনটে हो जाए, প্লাস হয়ে যাবে। हाँ, या तो केस टू ऑकर हो जाए, या तो प्लस हाँ प्लस कर दो, कितना होगा? এটা প্লাস করে হচ্ছে ম্যাম 0.398। 398, ठीक है, ये आ जा रहा है आंसर 0.398। तो देखते हैं 15.22 का आंसर क्या दिया। 15.22, अच्छा, इन्होंने इस तरह सेम ही किया है, इन्होंने एक साथ पूरा लिख दिया है फॉर्मूला दे के, मतलब देखो एक ही साथ लिखा है, वही 0.20 0.70 0.9 फिर प्लस फिर ऐसे करके लिखा है, मैंने एक एक करके समझाया। 0.40 आ रहा है, मेरा 398 आ रहा है, तो वो 40 ही होगा, अलग कुछ भी नहीं है। इन्होंने सारी चीजों को एक साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, अप्रोक्सीमेशन लेने में फर्क होगा, इस वजह से आंसर में थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है, और कुछ नहीं। अच्छा, अब इसके आगे जो क्वेश्चन था, इसमें दो आंसर था, एक हो गया 0.50, इसके आगे वाला मतलब 0.50, इसमें मेरा आंसर आया था 0.496, तो 496 मतलब 0.50 ही हो जाएगा, 496 है तो 50 हो जाएगा, उसमें भी चेक करके देख सकते हो, सेम वैसे ही किया हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट के ऊपर क्वेश्चन है, जिसमें ये सब फॉर्मूला करना पड़ता है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना बिना फॉर्मूले से हो जाए समझ के उतना अच्छा। लास्ट में जो भी चाहिए होगा फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, शायद उसमें हमारा एक क्लास लगेगा जो भी फॉर्मूला होता है उसको दिखाने में। अच्छा, अब ये वाला देखो, ये वाला बोल रहा है ए लॉट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक component is known to include 3 defective parts. If a sample of 4 component is selected at random from the lot, what is the probability that this sample does not contain more than 1 defective? तो ऐसा हम लोगों ने लास्ट क्लास 2 या 3 क्वेश्चन किया भी था। पहले देखो, बोल रहा है एक लॉट में 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें 3 डिफेक्टिव है, तो पहले ये चीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर टोटल 10 आइटम्स है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जिसमें से डिफेक्टिव कितना है और नॉन डिफेक्टिव कितना है? डिफेक्टिव आइटम है 3, तो फिर नॉन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा? 7।
7, ठीक है। अब इसमें से जब भी सिलेक्ट करना है रैंडमली, हमें क्या करना है, 4 कंपोनेंट सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस सैंपल डज नॉट कंटेन मोर देन 1 डिफेक्टिव। तो यहाँ से अगर हम लोग 4 कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे, जब भी सिलेक्ट करेंगे 4 कंपोनेंट, तो बोल रहा है ऐसा पॉसिबिलिटीज कितना हो सकता है कि जहां पर एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम ना हो। एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम ना होने का मतलब है कि मेरा चारों का चारों क्या हो जाएगा, मान लो एक डिफेक्टिव, एक नॉन डिफेक्टिव होगा, या फिर चारों का चारों नॉन डिफेक्टिव। ये दो ही तो केस हो सकता है। बोलो, लास्ट क्लास में भी तो ऐसे ही था। दो केस हो सकता है ना, या तो एक डिफेक्टिव बाकी तीनों नॉन डिफेक्टिव, जो कि मुझे बोला है कि क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं, और यहाँ 0 डिफेक्टिव, ठीक है। ये दो केस हो सकता है। तो अगर पहले वाले केस में अगर जाए तो 3 नॉन डिफेक्टिव और एक डिफेक्टिव, इसका मतलब तो 3 नॉन डिफेक्टिव आइटम हमारे पास कब आ सकता है, जब हम लोग 4 कंपोनेंट ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग का क्या हो रहा है कि जो आइटम जो नॉन डिफेक्टिव, मतलब यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं, ये केस 1 के लिए, इसमें ये देखो ऐसे लिखते हैं, केस 1 ऑकर हो या फिर केस 2 ऑकर हो, और होना चाहिए, और होने से प्लस हो जाएगा। तो केस 1 में 3 नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, एक डिफेक्टिव। तो 3 नॉन डिफेक्टिव कैसे आएगा, अगर हम लोग ये 7 में से कोई 3 निकालते हैं तो ही आना पॉसिबल है। बोलो, ये 7 में से कोई 3 निकल के आएगा तो ही तो 3 नॉन डिफेक्टिव होना पॉसिबल है। तो 7 में से 3 कैसे सिलेक्ट होगा, 7C3। एंड 7C3 एंड होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये 4 चीज एक साथ चाहिए। तो एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन। 7C4 मुझे एक डिफेक्टिव आइटम चाहिए, तो एक डिफेक्टिव आइटम कहाँ से आएगा, अगर 3 डिफेक्टिव में से हम लोगों ने एक निकाला तो एक डिफेक्टिव आइटम आ सकता, 3C1 होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल आइटम कितना है, 10। 10 में से मुझे कितना निकालना है, 10C4, ठीक है। 10C4 ये हो गया मेरा केस 1। केस 2 में जाते हैं तो मुझे चारों नॉन डिफेक्टिव चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है, अगर हम 7 नॉन डिफेक्टिव में से ही 4 निकाल पाते हैं, 7C4, और टोटल पॉसिबल आउटकम तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, 10C4। 10C4 अब इसका सॉल्व करना है, तो मैंने कॉम्बिनेशन में सॉल्विंग तुम लोग को बताया कि कैसे करके होता है। तो यहाँ 3 है तो 3 से स्टार्ट करना है, 3 2 1, और एंड कहाँ तक करना है, जब तक 1 नहीं आता है, ठीक है। और नीचे जितने सारे फैक्टर, ऊपर भी उतना सारा ही होगा। ऊपर कहाँ से स्टार्ट करें, 7 है तो 7 से स्टार्ट करना है, 7 6 और 5 तक ही लिखेंगे, क्योंकि 3 जो है फैक्टर्स है। फिर ये 3/1 हो गया। फिर यहाँ पर 4 3 2 1, ठीक है। उल्टा चलते जाना है 1 तक, फिर 10, इसका 1 तक नहीं जाना है, नीचे 4 फैक्टर है तो ऊपर भी 4 फैक्टर तक लिखना है। तो 10 से स्टार्ट होगा, 10 9 8 और 7। फिर प्लस हो जाएगा 7C4 का मतलब 4 3 2 1, 7 6 5 4, 4 3 2 1, 10 9 8 और 7, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, अब कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पर 3 और 2 ये कैंसिल कर दिया, तो 5 इंटू 7 इंटू 7 ম্যাম इंटू 5 इंटू 14/21 আসছে अच्छा, মানে 140/210 আসছে 14/21 ठीक है, सही बात। 7 इंटू 5 इंटू 3, 105 हो गया, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, यहाँ पर 3 3 2 2, 7 इंटू 3 30, 30 इंटू 7 210, प्लस यहाँ पर भी सेम कैलकुलेशन होगा 4 3 2 1 का, ठीक है। तो ये हो गया 4 2 2 2 कैंसिल 3 3, तो ये यहाँ पर भी हो जाएगा 210। और ये देख लेते हैं, 6 और 6 कैंसिल आउट, 4 और 4 कैंसिल आउट, 35। तो 210 35 प्लस 105, तो ये हो जाएगा 140। तो 0 0 कैंसिल, 2/3, ठीक है। 7 से कैंसिल आउट करने से 2/3 आ रहा है। अब देखते हैं कैसे आंसर दिया है, 2/3, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। और इसमें तो कुछ बोला नहीं था। अब
मैम लास्ट सम एक बार दिखाइए ना। हम्म, हो गया मैम, थैंक यू। तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने लास्ट क्लास एक किया हुआ है। देखो इसमें बोला है देयर आर 3 बॉक्स विथ फॉलोइंग कॉम्पोजिशन 7 रेड 5 व्हाइट 4 ब्लू। ठीक है, तो 3 बॉक्स है, 7 रेड 5 व्हाइट और 4 ब्लू बॉल। तो टोटल कितना हो जा रहा है बॉक्स में? टोटल बॉल कितना है? 16। 16 16। ठीक है, फिर इसके बाद बॉक्स 2 5 बना 6 लेते हैं। 3 5 6 3, तो 14। 5, ठीक है, 6 और 3। मैम 6 वाइट, हाँ लिख 4 3 रहे। 2, 4 रेड 3 वाइट 2 ब्लू। तो टोटल कितना हो जाएगा? 9। 9 9। ठीक है, अच्छा अब ये तीनों बॉक्स का नाम दिया है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3। ठीक है, तो हम लोग भी लिख लेते हैं। ये है बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अच्छा बोल रहा है वन ऑफ द बॉक्सेस इज सिलेक्टेड एट रैंडम। पहले तीनों बॉक्स में से एक बॉक्स सिलेक्ट करना है रैंडमली एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और उससे बॉल निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड? तो प्रोबेबिलिटी क्या है, जो बॉल हम लोग निकालेंगे वो रेड ही निकल के आए। तो सबसे पहले तो 1/3। निकालना है, हाँ सबसे पहले हमें निकालना है कि बॉक्स सिलेक्ट का प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए बॉक्स, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? तो मेरा टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है कि ये 3 बॉक्स में से कोई भी एक and बॉक्स, एक 3 बॉक्स 3, और उसमें से बॉक्स 1 आ जाए, उसका चांसेस क्या है? 1/3 फेवरेबल आउटकम। फिर बॉक्स 2 के केस में भी उस बॉक्स 2 का सिलेक्ट होने का 1/3 प्रोबेबिलिटी 1/3। बॉक्स 3 का सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? and 1/3 1/3। फिर इसके साथ साथ हमें एक चीज और कंबाइन करना है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉल फ्रॉम द बॉक्स बीइंग रेड। तो जो बॉल सिलेक्ट करेंगे वो रेड हो जाए, उसका चांसेस क्या है? तो पहले वाले केसेस में चांसेस क्या है? पहले वाले बॉक्स के केस में टोटल बॉल इसमें कितना है? टोटल पॉसिबल आउटकम 16, उसमें से रेड बॉल आ 16 जाए, उसमें से मतलब 16C1 बोल सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ 16 इसीलिए लिख दिया। 16C1 का तो 16 ही होगा ना, लेकिन कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो लिख ही लो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, और 7 लाल बॉल में से एक आना चाहिए, तो and क्या हो जाएगा? 7C1 হবে 7C1। अब इसमें क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम रेड निकल के आए, तो 5 में से कोई भी 5C1 by 14C1 C1 इसमें हो जाएगा 4C1 by 9C1 9C1। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम, और ये हो गया फेवरेबल आउटकम। ठीक है, अब मुझे निकालना है टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब कुछ नहीं, मुझे दोनों प्रोबेबिलिटी देखना है ना, कि बॉक्स सिलेक्ट एंड बॉल सिलेक्ट। ठीक है, तो बॉक्स सिलेक्ट 1/3 एंड बॉल सिलेक्ट, तो 7C1 डिवाइडेड बाई 16C1। अच्छा, अब ऐसे करके इसमें भी लिखेंगे 1/3 इंटू 5C1 डिवाइडेड बाई 14C1, और 1/3 इंटू 4C1 डिवाइडेड बाई 9C1। और ये तीनों क्या होना चाहिए आपस में? ये तीनों केसेस में से अगर कोई भी एक केस ऑकर मैम हो और जाता है, और ठीक है तो ही प्लस चलेगा। मैम
तो फिर सब प्लस हो जाएगा, तो 1/3। अब 7C1 का मतलब 7 होता है, क्यों? क्योंकि नीचे 1 आएगा, ऊपर से एक ही फैक्टर 7, 7/1 7, 16C1 16 हो जाएगा। अच्छा, और मतलब क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। तो 1/3 इंटू 5 और ये हो जाएगा 14, और मतलब प्लस 1/3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9। अब कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 7/48, 5/42 और 4/27। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? एलसीएम वगैरह मत करना, ये देखो ऐसे करके जल्दी हो जाएगा। 7/48, ये कितना आ जाएगा? 0.1458। 4 डिजिट तक लिखोगे तो आंसर समझने में आसानी होता है, ठीक है। 4 डिजिट तक लिख दिया। अब इसको और एक चीज भी कर सकते हो, जैसा कल हम मैथ्स के क्लास में बता रहे थे, इसको मेमोरी प्लस कर लो, ठीक है। पहले मेमोरी को हम खाली कर लेते हैं, फिर हो गया मेमोरी प्लस, तो फिर अलग से और प्लस नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके बाद 5/42, तो ये जितना भी आया, तो फिर हम लिखवा क्यों रहे अगर मेमोरी प्लस से करेंगे? ताकि तुम लोग कभी इस टॉपिक को चेक करोगे तो डेटा रहने से क्या होता है, कभी कभार हो सकता है कि कैलकुलेटर में गलत कैलकुलेशन होके निकल के आ रहा है, फिर समझ में नहीं आ रहा है कि कितना हम लोगों ने लिखा था, इसीलिए हम लिखवा दे रहे हैं। फिर हो जाएगा मेमोरी प्लस, ये वाला, ये मेमोरी में चला गया। 4/27, ये जितना भी आया, ठीक है, 0.1481, ठीक है, ये भी हो जाएगा मेमोरी प्लस, फिर मेमोरी रिकॉल। तो आंसर आ रहा है 0.413, 0.4130, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे करके मेमोरी प्लस करके आंसर मिल जाएगा 0.4130। अच्छा, ये 7/48, 5/42, 4/27 इनका भी था। तो ये चेक कर सकते हो कि ये आ रहा है कि नहीं। कैसे? अगर ऑप्शन में ऐसे रहा जैसे इन्होंने आंसर दिया है तो डिवाइड करके देख लेना। ये देखो 0.4130, 0.4130, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग कौन सा वाला क्वेश्चन करें? ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज में जाते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला करते हैं, देखो सेट ए का, सेट ए का ये क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डेफिनेशन याद है मैंने क्या लिखा था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जब कोई दो चीज एक साथ नहीं हो सकता है, मतलब जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है, वो मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। जैसे देखो, एक साथ टेल भी हो जाए, हेड भी हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है कि टेल भी हुआ हेड भी हुआ। ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था जब पहले दिन हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था। अब ये आराम से पढ़ के तुम लोग बता सकते हो कि इसमें से ऐसा कौन सा इवेंट है जो कभी भी दो एक साथ पॉसिबल नहीं है। जैसे बोल रहा है द स्टूडेंट रीड्स इन ए स्कूल ही स्टडीज फिलोसॉफी। क्या ये इम्पॉसिबल कोई मैटर है कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है और वो फिलोसॉफी पढ़ता है? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब क्या ये दो, बी হবে। कौन सा बोलो? बी ना डी की बोल रहे? बोल। ডি আন্ডার 15 ইয়ার অফ ও हाँ এজ আর ভোটার অফ हाँ, ये सही है,
क्योंकि किसी का एज अगर 15 है तो वो वोटर नहीं हो सकता है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो देखो कोई एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो फिलोसफी पढ़ता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजू वॉज बोर्न इन इंडिया, ही इज अ फाइन इंजीनियर, तो हो ही सकता है। रूमा इज 16 year old, सी इज अ गुड सिंगर, ये भी हो सकता है। तो जो हो नहीं सकता, ये दो बात आपस में जो है एक्सक्लूसिव है, मतलब ये दोनों बात में कोई कॉमन बात नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट है वो फिलोसफी पढ़ता है, तो कॉमन बात है, ये हो सकता है। देखो एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो जाता है जब दो चीज एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब दोनों में कोई लिंक नहीं हो रहा है। लिंक कब होता है? जब कोई कॉमन पार्ट होता है, ठीक है। तो फिर ये बाकी सब जो है लिंक हो सकता है, बट ये कभी लिंक नहीं हो सकता है, क्योंकि 15 years एज वाला पर्सन कभी भी वोटर लिस्ट में उसका नाम आ ही नहीं सकता, मतलब वोटर जो है नहीं होगा वो, ठीक है। तो सिक्स्थ का आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग 8 वाला करते हैं। देखो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वाला इसको क्या बोलते हैं? ये ए, ये जो लिखा है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन साइन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन साइन, लिख लो एक बार, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 अगर हो रहा है, मतलब दो इवेंट, ये इवेंट है एक, ये एक इवेंट है, अगर ये दोनों इवेंट का कॉमन पोर्शन ढूंढे तो बोल रहा है वो 0 है। तो ऐसे इवेंट को, तो ये ए और बी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली, इंडिपेंडेंट। अभी जो क्वेश्चन क्या, ये दोनों आपस में एक दूसरे के मतलब क्या बोले, सेम ही है, बस देने का तरीका अलग है, इसीलिए मैंने 6 के बाद इंडिपेंडेंट है 8। इंडिपेंडेंट है? ম্যাম, দুটোর মধ্যে মানে দুটো কমন বলেছে। হ্যাঁ, না कॉमन কমন तो আছে তাহলে। 0 बोले थे। হ্যাঁ হ্যাঁ, कॉमन 0 আছে अभी अभी তাহলে। ये वाला समझाया, अभी ये जो समझा है उसी के ऊपर आंसर देना चाहिए तुम लोगों को। अभी मैंने बोला कि अगर दो चीज में कॉमन नहीं होता है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। अब यहाँ पर कॉमन 0 का मतलब कॉमन नहीं है, ठीक है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो फिर आंसर तुम लोग मैम का, ए হবে মিউচুয়ালি हाँ तो এক্সক্লুসিভ। फिर यही होना चाहिए ना, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाला बात था नहीं, मैंने तो इसलिए इसके बाद इसको करवाया। तो अभी तो मैंने ये तुम लोग को समझाया कि इंटरसेक्शन बोलते हैं इसे, इसका मतलब कॉमन, कॉमन पार्ट 0 है, मतलब दोनों में कोई लिंक नहीं है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है। 8 का आंसर हो जाएगा ए। तो ये पॉइंट एक एक करके तुम लोग लिख सकते हो, मैंने इसको अलग से फॉर्मूला करके नहीं लिखवाया, हम एमसीक्यू से ही बताते हुए जा रहे इस वजह से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लिखो, ए इंटरसेक्शन बी 0 होने का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब होता है देयर इज नो कॉमन इवेंट। ये चाहो तो लिख लो, देयर इज नो कॉमन पॉइंट ऑफ टू इवेंट। अच्छा, इसके बाद 9th नंबर देखो, बोल रहा है कि अगर दो इवेंट है, दो इवेंट है, ठीक है, एक ए और एक बी, दो इवेंट का नाम दिया गया है, एक ए और एक बी। तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी कि ए और बी दोनों, ए या बी दोनों में से कोई एक ऑकर हो, ठीक है, या तो ए ऑकर हो जाए या तो बी ऑकर हो जाए। तो फिर तुम लोग बोलोगे यहाँ तो ये यू जैसा साइन है, एक्चुअली जैसे और को मैथ्स में प्लस बोलते हैं वैसे उसका साइन यूनियन यूज होता है, ठीक है, यूनियन यूज होता है इसका साइन, इसको यूनियन बोलते हैं। इसका मतलब और है, और का मतलब जैसे तुम लोग कैलकुलेशन के लिए प्लस यूज करते हो, यू भी यूज किया जा सकता है, एक ही बात है, ठीक है। अगर तुम लोग को फॉर्मूला करके सिखाते तो ये सब पहले सिखा देते। तो मैंने कोशिश किया कि बिना इतना कुछ फॉर्मूला लिखे करने का, बाकी जैसा एमसीक्यू में है थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते जाते हैं, चलो। तो बोल रहा है टू इवेंट्स ए एंड बी, अब प्रोबेबिलिटी ए और बी 1 होने का मतलब क्या होता है? देखो प्रोबेबिलिटी ए और बी का मतलब है या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या फिर बी होने का चांसेस, ठीक है। अगर बोल रहा है चांसेस 1 है तो फिर इसे क्या बोलेंगे? बोल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, ম্যাম एग्जॉस्टिव इवेंट। এক্সহস্টিভ ইভেন্ট ম্যাম, যে কোনো এক্সক্লুসিভ একটা হতেই ইভেন্ট। হবে এটা। हाँ হ্যাঁ, एग्जॉस्टिव অপশন इवेंट, সি। क्योंकि एक ना एक
होना ही पड़ेगा। तो तुम लोगों ने एग्जॉस्टिव इवेंट देखा होगा, मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या होता है कि एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ऑल पॉसिबल जो कि आउटकम होता है वो होना चाहिए। तो फिर ये एग्जॉस्टिव इवेंट क्या हो जाएगा? आंसर सी, 9 का। 9 का आंसर सी हो जाएगा, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 है। ये लिख लो, ये सब साइड में लिख लोगे तो देखोगे तो बाद में काम आ जाएगा। एक्चुअली ये सब फॉर्मूला करके बता दिया जाता है कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट, ये ऐसे होने से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन अभी हम लोग समझ के ही पढ़ेंगे। पहले मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया, अब पूछ रहे हैं तुम लोगों से, ठीक है। अच्छा, 9 के बाद हम लोग 10। If an unbiased coin is tossed once, then the two event head and tail are, बोल रहा है कि एक अनबाइस्ड कॉइन अगर टॉस करते हैं तो दो इवेंट हो सकता है, या तो हेड या तो टेल। तो ये क्या हो सकता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली, ऑल ऑफ दिस। ম্যাম অল অফ দিসই হবে, কারণ এটা এক্সস্টিভ হবে আবার ইকুয়ালি লাইকলিও হবে। हाँ देखो, ये ऑल ऑफ दिस ही होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों होगा? क्योंकि हेड और टेल एक साथ कभी দুটো ऑकर, একসাথে কখনো হতে পারবে না। हाँ। इक्वली আর लाइकली का मतलब এক্সস্টিভ हेड होने के, হেড বা টেল একটা হবেই। हाँ हाँ, जैसे हम लोगों ने लिखा था ना 2/2 करके 1, मैंने प्रूव करके दिखाया था ना। तो एग्जॉस्टिव मतलब एक ना एक तो होगा। ये इक्वली लाइकली का मतलब हेड होने का चांसेस 50%, टेल आने का चांसेस 50%। तो ये तीनों चीज ही इस पे, इस इवेंट पे जो है ऑकर हो सकता है। तो आंसर 10th का डी हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल हम लोगों ने भर भर के यूज किया भी था, ठीक है। 10th का डी हो गया। अच्छा, अब 11 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल है, देन द टू इवेंट्स ए एंड बी आर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। मैंने जो सिखाया, देखो मैंने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट अभी तक तुम लोग को सिखाया नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग ম্যাম उस पे ইকুয়ালি जाओ ही লাইকলি, मत। ইকুয়ালি इक्वली মানে लाइकली, এটাও हाँ 50% এটাও 50%। हाँ, ये भी 50%। हेड टेल वाला एग्जाम्पल सोच लो, तो इक्वली लाइकली, ठीक হ্যাঁ है। और वैसे मैंने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो अभी तुम लोग को सिखाया नहीं है, तो उस पे हम क्वेश्चन देंगे भी नहीं। फिर भी ये देख के तुम लोग जो जानते हो उसी से आंसर दो ना। तो इक्वली लाइकली कि ये होने का चांसेस जितना, ये भी होने का चांसेस अगर उतना है, तो दोनों बराबर होगा, तभी तो इक्वली लाइकली होगा। तो 11 का आंसर सी हो जाएगा। तो सी में क्या सीखा हम लोगों ने? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इक्वली लाइकली। अच्छा, 11 हो गया। इसके बाद ट्वेंटी वाला बताओ, ये पढ़ाया है मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल अगर 1 है, देन द इवेंट ए इज नोन एज, देखो कॉपी में देखो, अगर किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 है तो इस इवेंट ए को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉपी में देखो, मेरे पास इस यहाँ डेटा नहीं है, बिकॉज वो दूसरे वाले। हाँ, श्योरली अगर कोई चीज होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, श्योर इवेंट, ठीक है। बाकी तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, इंडिपेंडेंट, सिमेट्रिक, इम्प्रोबेबल, ठीक है, ये सब तो मैंने नहीं करवाया ना। तो वैसे भी ये श्योर इवेंट मैंने लिखवा रखा है तुम लोग को। 20 का आंसर डी होगा। 20 का आंसर डी होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 1 का मतलब होता है श्योर इवेंट, और ये लिखवाया हुआ है, इस तरीके से ही लिखवाया हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद 23, if A, B, C are mutually exclusive and exhaustive event, तो probability of A plus probability of B plus probability of C equal कितना होगा? 1/3, 1, 0, any value between 0 and 1। तो सोच के बताओ कि 0 अगर ये থেকে 1 तीनों এর মধ্যে इवेंट যা ইচ্ছা হবে। 0 से 1 के बीच में अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो सभी का होने का चांसेस बराबर है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका होने का चांसेस कितना होना चाहिए? तीनों में से 1 कोई भी एक, এক 1/3, এক হবে 1/3 और 1/3 करने से कभी भी 0 नहीं आ सकता है, হ্যাঁ पॉसिबल 1 नहीं। হবে 1 হবে ম্যাম। 1 অপশন বি।
हमेशा ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि चाहे 2 इवेंट देता तो तुम लोग आधा आधा लिखते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होने का चांसेस क्या होगा, बराबर होगा ना। अगर 4 इवेंट होता तो कितना लिखोगे, 1/4 1/4 1/4, ठीक है। और एग्जॉस्टिव मतलब तो क्या होता है टोटल में, अभी तो देखा। एग्जॉस्टिव होने से भी क्या होगा, किसी भी एक का होना, बोलो, किसी भी एक का होना क्या है। ম্যাম একটা যে কোনো একটা হবে। हाँ, तो फिर उसमें भी तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा। ম্যাম जैसे মানে শিওর হবেই ওটা। हाँ हाँ, कोई भी वन एक होने का मतलब सारा ऐड करके कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो कोई भी एक होने का चांसेस भी निकालोगे तो कितना होगा, वही 1/3 1/3 1/3 ही तो मानना पड़ेगा ना। मतलब अगर तुम लोग बोलोगे कि किसी एक होने का चांसेस होना ही चाहिए, तो ए होने का चांसेस 1/3, बी 1/3 और सी 1/3, क्योंकि प्लस है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए भी इसका होने का चांसेस इक्वल इक्वल है तीनों का, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये तीनों को ऐड करने से 1 आएगा, तो एग्जॉस्टिव। बोलो, समझ में आया। हाँ मैम। হ্যাঁ ম্যাম। अब 23 इसमें लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये 3 है। 4 के लिए भी सेम होगा, और अगर 5 हुआ 2 हुआ तो भी एक ही बात है, सेम होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से नेक्स्ट हम लोग ये वाला कर सकते हैं। ये वाला देखो, बोल रहा है ए बैग कंटेन 15 1 रुपी कॉइन, 25 2 रुपी कॉइन एंड 10 5 रुपी कॉइन। पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। एक बैग में कुछ कॉइन का बात बता रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि ये एक बैग है जिसके अंदर 1 रुपए का कॉइन है, ठीक है, और कितने रुपए का है, 25 पैसे का ना, 2 रुपए का और 5 रुपए का, तो 2 रुपए का कॉइन और 5 रुपए का कॉइन, ठीक है। अब 1 रुपए का कॉइन कितना सारा है, 15। 25 2 रुपी कॉइन, ये 25 है नंबर ऑफ कॉइन्स, और 10 5 रुपी कॉइन। इफ ए कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बैग, अगर बैग के अंदर से रैंडमली एक कॉइन सिलेक्ट करते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग ए 1 रुपी कॉइन। बोल रहा है कि अगर हम लोग रैंडमली कॉइन सिलेक्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1 रुपए वाला कॉइन सिलेक्ट ना हो, ठीक है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी क्या निकालने बोल रहा है, नॉट सिलेक्टिंग 1 रुपी कॉइन। तो 1 रुपए का कॉइन निकल के नहीं आएगा, ये मेरा फेवरेबल आउटकम है, ठीक है। तो 1 रुपए का कॉइन निकल के नहीं आएगा, तो फिर कौन कौन सा कॉइन निकल के आने से प्रॉब्लम नहीं है, कितने कितने रुपए का, 2 और 5। 5, तो 2 और 5, तो 2 रुपए का कितना सारा कॉइन है, 25, और 5 रुपए का कितना सारा कॉइन है, तो फिर फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा। 25C। 25C क्या होगा, बोलो, कितना सारा कॉइन निकालने के लिए बोला है, पढ़ के देखो। ए कॉइन तो 25C একটা মান তাহলে 25C 1 1 एंड 10 5C C না 10C1 है। 10C1 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये कितना सारा कॉइन हो गया टोटल, मैम 50। 50, तो 50 में से कोई भी एक, 50C1 तो 25C1 50C1 25। और अच्छा, ये मैंने इंटू लगा दिया, तुम लोगों ने बोला नहीं, ये इंटू होगा, दोनों ही निकल के आना चाहिए। एक कॉइन निकालना है ना, या तो 25 2 रुपए वाला कॉइन निकले, या तो और হবে প্লাস और होगा, और ये 10 और ये हो जाएगा 50, तो आंसर कितना हो जाएगा 35/50। तो 35/50 कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देखो, पॉइंट में ही है आंसर, इसीलिए बोला डिवाइड करके देखो। 0.7। 0.7 मतलब 70% चांसेस ऐसा है, 0.7 मतलब ऑप्शन बी।
51 बोल रहा है इफ टू लेटर आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द लेटर वुड बी वावल। ठीक है, तो लेटर जो है वो है होम, तो वावल्स इसमें कितने सारे हैं? एच तो कॉन्सोनेंट है, ओ वावल है, एम कॉन्सोनेंट है और ई वावल है। ठीक है, ई वावा। तो फिर बोल रहा है कि कितना सारा लेटर लेना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर वुड बी। अच्छा, कोई भी वावल ना हो, अगर हम लोग दो लेटर लेते हैं तो दो लेटर अगर लेंगे तो क्या क्या हो सकता है। देखो, या तो हम लोगों ने एच ओ ले लिया, या एच एम ले लिया, या एच ई ले लिया, या फिर ओ एम ले लिया, या फिर ओ ई ले लिया, या एम ई ले लिया। अगर पूछोगे मैंने कैसे लिखा, मैंने एच ओ एच एम एच ई ऐसे किया, फिर ओ एम ओ ई किया, फिर एम ई कर दिया। ठीक है, अब ई एम मत लिख देना तुम लोग, ई एम और एम ई तो बात बराबर है, यहाँ तो मुझे सिलेक्ट का बात बोला है ना। जैसे अगर किसी मैच के लिए टीम बनता है तो प्लेयर्स लोगों का नाम जैसे भी सीक्वेंस में रखो, मतलब कॉम्बिनेशन तो वही होगा कि यही लोग खेलने वाले, वैसे एच ओ लिखो या ओ एच, बात तो बराबर है, बट मुझे ये देखना है इसमें कि वावल्स ना निकल के आए। तो फिर नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वावल, एक भी लेटर वावल ना हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो वावल्स, कोई भी वावल्स ना हो। ठीक है, कोई भी वावल्स ना हो, तो इसका चांसेस क्या है, तो वावल्स ना हो ऐसा कितना सारा लेटर है, ये नहीं होगा, ये होगा, और ओ और ई जहां जहां है वहां वहां नहीं होगा। तो फिर एक ही फेवरेबल आउटकम है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1। और टोटल आउटकम, टोटल आउटकम क्या हो सकता है, अगर दो दो करके लेटर सिलेक्ट करेंगे तो टोटल आउटकम क्या हो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी कवर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो 1/6 मतलब आंसर कैसे दिया, 1/6 वैसे ही दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हम लोग कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते थे? हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, तो कॉम्बिनेशन अगर यूज करोगे तो ऐसे कर लेना, तो टोटल लेटर कितना है 4, 4 में से कितना लेटर लेना है, बोलो, 4 में से हमेशा कितना लेटर लेना है, ये नहीं दिख रहा है कितना कितना लिया है हम लोगों ने। 2 लेटर, 2 लेटर। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम क्या होगा, जब मुझे सिर्फ एच और एम से सिलेक्ट करने को मिलेगा, ओ ई मेरे सिनेरियो में होना ही नहीं चाहिए, तो फिर फेवरेबल आउटकम कैसे होगा, 2C, ये दो में से कितना होना चाहिए, नहीं एक थोड़ी ना चाहिए मुझे, मैम দুটোই হতে হবে। 2C 2 होना चाहिए। तो अब इसको हाँ, सॉल्व करो, 2 × 1 2 × 1, फिर 4 × 3 और 2 × 1, तो 2 × 1 2 × 1 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, 2/12, मतलब 1/6। तो इस तरीके से भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, मतलब तुम लोग सोच सकते हो कि क्या ये वाला हम लोग कि ये नहीं कर सकते, क्या बोले उसे, कॉम्बिनेशन के थ्रू से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद 52 वाला देखो, बोल रहा है कि इफ ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब टास्क का बात हो रहा है, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ए स्पेड और एन एस। ठीक है, ए स्पेड और एन एस, तो पहले लिखते हैं कि क्या मतलब क्या चीज चाहिए इन्हें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किस चीज का निकालने के लिए बोला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड और एस कार्ड। ठीक है, तो पहले फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, तो बोलो कार्ड के केस में टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, 52 टोटल कार्ड। हाँ टोटल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल कब होगा, ए स्पेड और क्या होना चाहिए, एन एस। ठीक है, और टोटल आउटकम। ठीक है, तो अब टोटल आउटकम जैसे कि बोला तुम लोगों ने 52 सही बोला है,
स्पेड कार्ड कितना होता है, एक ताश के बॉक्स में कितना सारा स्पेड कार्ड होता है? बोलो, सब तो लिख पाया था, सभी मैम 13 13 कर। हाँ, तो स्पेड कार्ड 13, और का मतलब क्या होता है प्लस, एस कार्ड कितना प्लस होता है, मतलब इक्का कितना 13 सारा मतलब। नहीं, इक्का 4 होता है ना, ओ अच्छा। इक्का तो 4 होता है, वो थोड़ी ना 13 होता है। 13 तो मैम ये एस ओटा बोले से है हाँ, एस। एस का मतलब ए लिखा हुआ कार्ड, ए लिखा हुआ कार्ड कितना सारा होता है, 4 होता है। एक होता है डायमंड वाला, एक होता है हार्ट वाला, एक होता है ऐसा ये वाला ऐसे करके, और एक होता है ये उल्टा ऐसा, है ना, तो ऐसा 4 होता है। ठीक है, तो फिर इसमें इक्का वाला कार्ड कितना हो जाएगा, 4, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा अगर हम लोग इसमें 4 लिख दे, पहले लिख देते फिर समझाते हैं। देखो क्या ये 13 कार्ड में एक इक्का कार्ड अवेलेबल है कि नहीं, स्पेड वाला? है अरे मैम। मेरा 4 इक्का कार्ड, पूरे ताश के पैकेट में 4 ए वाला कार्ड, ठीक है। ये भी एक है हार्ट शेप वाला, एक है डायमंड शेप वाला इक्का कार्ड, एक है मेरा क्लब वाला, इसे क्लब बोलते हैं, स्पेड क्लब पर वाला एस। और ये हो गया, हाँ ये देखो ये स्पेड वाला इक्का कार्ड। अब स्पेड, टोटल स्पेड कार्ड में तो इक्का भी काउंट में आ गया ना, तो इक्का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके तो 13 कार्ड होता है, 10 और के क्यू जे, इक्का के क्यू जे -1 को 2, -1 होना चाहिए इसका मतलब। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक -1 होगा, क्योंकि ताकि मेरा जो काउंटिंग है वो सही रहे, क्योंकि मुझे बोला है स्पेड कार्ड या इक्का कार्ड, तो स्पेड कार्ड में तो एक इक्का कार्ड ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मेरे पास स्पेड और इक्का दोनों मिला के कितने सारे कार्ड होंगे फिर, फेवरेबल केस जो मुझे अवेलेबल करवा सकता है, 52 17 टोटल कार्ड। -1 16/50। 16/50, तो कितना आ जाएगा, 0.32। सॉरी 50 क्यों, 52 तो मैंने गलती से 50 लिख रखा ওটাই বলছিলাম ম্যাম যে টোটালে তো 52টা কার্ড। है। 1/4 हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट हो, 4/13 ये होना चाहिए। देखते हैं 4/13 कोई आंसर है कि, ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, अब सेट बी में जाते हैं। सेट बी में लास्ट क्लास में तुम लोग को नोट डाउन करवाया था कौन कौन सा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये 8th नंबर वाला भी करेंगे, ठीक है। अब 8 नंबर वाला करने के लिए तुम लोग को क्या थोड़ा सा देखना चाहिए, अभी हम लोगों ने जो छोटा छोटा एमसीक्यू किया था ना, जहां पर यूनियन इंटरसेक्शन ये सब देखा था, वो देख के तुम लोग बता सकते हो क्या होगा। जैसे बोला है एबीसी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। तो अगर 3 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है, तो नॉर्मली क्या होता है, अगर एबीसी क्या है 1/3 और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 1/3 तो इंडिविजुअली होता है, ओवरऑल क्या होता है तीनों मिला के, अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया, दिखा भी देता है। 1/3 सही है, 1 हो जाना 1 चाहिए। होता है सब मिला के। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये तीनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, बोलो ये बोल सकते हैं। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन पी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0, वो ठीक है। और एग्जॉस्टिव होने से क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैम 1 हो जाना है। हाँ मतलब यूनियन बी यूनियन सी 1, या फिर ऐसे लिख सकते हो, इसके जगह ऐसा भी लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन का मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1, बोलो ये बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, हाँ मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये साइन का मतलब इंटरसेक्शन, देखो हम तो बार बार बोल रहे हैं लिख लो तुम लोग, ठीक है। इंटरसेक्शन, और ये साइन का मतलब होता है और, ठीक है। और मैथमेटिकली ये प्लस ऑपरेटर से डिनोट होता है, और ये मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर से डिनोट होता है, ठीक है। अच्छा, अब
बोल रहा है कि अगर ऐसा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा? अब यहाँ पर इन्होंने अपने हिसाब से बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अगर है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा ये हम लोग को निकाल के देना है। ठीक है, अच्छा तो फिर कैसे करेंगे? देखो ऐसा करके सॉल्व करना है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर चाहिए। तो देखो हम लोग को इतना तो पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को क्या लिख सकते हो? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, तो तीनों मिला के क्या लिख सकते हैं? 1। 1। अब ये प्रोबेबिलिटी बी को प्रोबेबिलिटी बी रहने दो, अगर इसको हम प्रोबेबिलिटी बी में और इसको अगर हम प्रोबेबिलिटी बी में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल आंसर आ जाएगा? अगर ये भी प्रोबेबिलिटी बी में ट्रांसफर कर लिया, इसको भी किसी तरीके से प्रोबेबिलिटी बी में ट्रांसफर कर लिया, तो क्या मुझे वो आंसर मिल जाएगा जो मुझे चाहिए? क्योंकि मुझे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा वही पूछ रहा है। हाँ मैम। ठीक है, तो अब कोशिश करो होता है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोला है, तो प्रोबेबिलिटी ए के नीचे क्या लिख सकते हो? ये तो कोई मुश्किल बात है, ये बोलना। यही वाला तो लिखोगे। अगर एक्स इक्वल टू 2p बोलता है तो एक्स के जगह 2p नहीं लिखते हो तुम लोग? हाँ मैम। तो फिर इसके जगह ये नहीं लिख सकोगे? हाँ मैम लिखते पढ़। तो फिर 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अच्छा और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का मतलब कितना हो जाएगा? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बोलो ये बोल सकते हैं कि नहीं? मतलब बोल क्या सके, ये तो हाँ क्वेश्चन में ही दे मैम। रखा है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालने से काम आएगा? प्रोबेबिलिटी सी इक्वल टू कितना बी होता है वो निकालोगे, तो यहाँ पुट कर दोगे ना। तो बोलो 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होता है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा? 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ। 22/3। तो फिर यहाँ पर कितना लिखोगे? प्रोबेबिलिटी सी के जगह 2/3। 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब इसका सॉल्व करो। कैसे करोगे? प्रोबेबिलिटी बी को कॉमन ले लो, तो क्या क्या बचेगा? 2 प्लस यहाँ कितना बचेगा? 1 प्लस, ये नॉर्मल है, नॉर्मल मैथ्स कैलकुलेशन है, 4/5 वाला। मैम 2/3 का बेटा। 2/3 तुम लोग प्रोबेबिलिटी देख के ऐसे सोच फर्स्ट रहे हो। अगर 1। ये अगर 2x होता, ठीक है, ये x होता और ये 2/3x होता, तो क्या कैलकुलेट नहीं करते? तो फिर इसमें और प्रोबेबिलिटी बी में फर्क क्या? x के जगह प्रोबेबिलिटी बी लिखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? 11/3। हम्म 3/11 हो जाए बोल के कि। हम्म ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है बोल के कुछ अलग थोड़ी ना है। तो ये अगर एक्स वाई जेड देता तो जैसे होता वैसे ही करना है। हाँ अगर कुछ याद रखने का बात अगर बोलो यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से याद तो बस ये रखना है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये होता है, एग्जॉस्टिव है तो ये होता है। अब इसमें से जो भी वैल्यू को यूज करके हम लोग आंसर दे पाएंगे उसी वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन में दे ही दिया, इसके ये तीनों एक एक है, मतलब ये इक्वल टू ये बोल सकते, ये इक्वल टू ये बोल सकते, ये इक्वल टू ये बोल सकते। अब हमें जो यूज करना पड़ेगा वही हम लोग यूज कर लेंगे, जो यूज करने से हमें फायदा होगा। ठीक है, अच्छा तो इसके बाद अच्छा तो मुझे एक चीज बताओ कि हम लोग का जो सेट बी था उसमें हम लोगों ने जो भी किया था उसमें कौन सा और ऐड ऑन हो जाएगा? सेट बी में तुम लोगों ने मुझे बताया था ना कि ये है, तो मैंने वो लिखा था, बट यहाँ है नहीं। तुम लोग लिख लो फिलहाल अपने कॉपी में तो भी चलेगा।
এখানে 1 2 3 4 6 7 8 আর 10 হয়েছে 10 তারপরে দিকে 19 20 হয়েছে আর একটা কি এখন যেটা করলাম সেটাও লিখে নিলে এখন এক্ষুনি যেটা করলাম 8 এখন ম্যাম এটা 8 হয়েছে সেট বি হ্যাঁ ম্যাম 8 এই তো 1 2 3 4 শুধু 5 টা মাঝখানে একটা বাকি তারপর 6 7 8 10 19 20 এইগুলো হয়েছে ठीक है रुको देखते हैं इसमें से अब कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं तो इसके बाद हमें एक पॉइंट सीखना पड़ेगा चलो थोड़ा सा बता देते हैं इसका इंडिविजुअली चैप्टर है तुम लोग का वो हम लोग जब पढ़ेंगे मैथ्स में है तब बताएंगे ठीक है डिटेल्स में अभी जितना चाहिए इस प्रोबेबिलिटी के लिए उतना हम लोग समझ लेते हैं ठीक है टॉपिक जो है वो होता है सेट थ्योरी ठीक है सेट थ्योरी अगर कभी किसी ने पढ़ा है तो ठीक है नहीं पढ़ा है तो अभी जितना बताएंगे उससे कर सकते हैं हम लोग तो इसका सेट थ्योरी में सेट थ्योरी का मतलब जो है सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट और मेंबर ठीक है तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए ऑब्जेक्ट को एलिमेंट या मेंबर हम लोग बोल सकते हैं वेल डिफाइंड का मतलब क्या है वेल डिफाइंड का मतलब है जिसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए जैसे अगर मैंने बोला कि बोलो कलेक्शन ऑफ वावल्स इन अल्फाबेट बताओ क्या क्या होता है कलेक्शन ऑफ वावल्स फ्रॉम सेट ऑफ अल्फाबेट बोलो वावल्स क्या क्या होता है मैम AEIOU। ए ई आई ओ यू होता है ठीक है तो AEIOU ये कॉमा कॉमा देके लिखना है ये ऐसे सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है तो ये AEIOU ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे ये सबको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्स ये जो है इसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स ये सभी को या फिर एलिमेंट्स या फिर मेंबर बोल सकते हैं ठीक है और इसको हमेशा ये सेकेंड ब्रैकेट से ही लिखना होता है और अगर हमारा यहाँ पर जो मतलब कलेक्शन जिस भी चीज का हो रहा है जैसे वावल्स का हुआ तो लेटर आ गया कुछ और भी हो सकता है तो लेटर जब भी यूज करोगे सेट का कलेक्शन के हिसाब से अगर हमारा लेटर हो रहा है आंसर में तो हमेशा स्मॉल लेटर ही यूज करना है मतलब ये सेकेंड ब्रैकेट के अंदर मतलब मेंबर्स को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना होता है और सेट को कैसे डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से ठीक है जैसे मान लो इसको लिख दिया ए इक्वल टू इसको सेट ए बोल सकते हैं तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है ठीक है अब ए लिख सकते हो पी लिख सकते हो क्यू जो मन चाहे लिख सकते हो बट कैपिटल लेटर और एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है अगर लेटर होता है लेटर ना हो ऐसा भी तो हो सकता है जैसे मैंने बोल दिया कि और एक आंसर दो कि सेट हैविंग इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10 एक से 10 के बीच में इवन नंबर बताओ क्या क्या होगा उसको हम सेट पी नाम दे देते हैं ऐसे इक्वल देके ऐसे करके लिखना है तो बोलो 1 से लेके 10 के बीच का इवन नंबर क्या 2 4 हम्म 6 8 10
8 10, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब देखो नंबर का तो और कोई स्मॉल और कैपिटल होता नहीं है, तो ये जैसा है वैसा लिख देना है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर बोला जाए कि इस सेट में कितने सारे टोटल एलिमेंट है, काउंटिंग वाइज एलिमेंट कितना सारा है, बोलो। एलिमेंट मतलब ये जो लिखा है कितने सारे हैं? 5। 5। तो उसको हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एन ऑफ पी। तो ये प्रोबेबिलिटी का पी नहीं, एक काम करो पी के जगह कुछ और लिख देते, नहीं तो फालतू का कंफ्यूजन हो जाएगा। ये बी लिख दिया, ठीक है। तो क्या पी नहीं हो सकता है? हो सकता है। अभी तुम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो इसको प्रोबेबिलिटी सोच लोगे, इसलिए मैंने हटा दिया, ठीक है। तो एन ऑफ बी, एन का मतलब नंबर, नंबर ऑफ बी मतलब बी सेट में कितने सारे एलिमेंट है? 5। तो अगर ये पूछा जाए नंबर ऑफ ए, तो ये कितना बोलोगे? अभी तो सिखाया, यहाँ 5 एलिमेंट है तो 5 बोला, तो यहाँ कितने एलिमेंट है काउंट नहीं कर सकते हो तुम लोग? मैम 5। 5। तो इसमें ऐसा क्या पूछ लिया, कुछ तो नहीं। अच्छा, तो ये जो 5। काउंट किया, हाँ, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? कार्डिनल नंबर। मतलब नंबर ऑफ आइटम इन ए सेट, एक सेट में जितने सारे आइटम है उसको उसका कार्डिनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सेट में क्या होता है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा DOLL डॉल, ठीक है। मैंने बोला कि इससे प्रिपेयर ए सेट ऑफ लेटर फॉर द वर्ड डॉल, ठीक है। डॉल जो वर्ड है, इसमें जितने सारे लेटर यूज हुए हैं उसका एक सेट बनाओ। तो मान लो मैंने सेट का नाम दे दिया एक्स, ठीक है। अब एलिमेंट को इसके अंदर लिखेंगे, तो एलिमेंट क्या लिखना है? लेटर लिखना है। तो लेटर क्या क्या लिखोगे जिससे डॉल बन रहा है, डॉल वर्ड बन रहा है? तो लेटर उसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या लेटर है, नहीं बोल सकते हो? ABCD तो पढ़े हो ना। ये क्या लिखा हुआ है? क्या मेरा हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रहा है? ये क्या लिखा है? हेलो। मैम DO और L। हाँ, तो DO और L, क्या 2 बार L लिख सकते हैं? अगर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो एक सेट के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं? DO और L लिख सकते हो। क्या इसे हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं? बिल्कुल, LOD लिख दो, ODL लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बोलो। DO और L। हाँ, 2L नहीं होगा, वही हम बोल रहे हैं, रिपीटेशन रिपीट नहीं कर सकते हो। नो रिपीट, ठीक है, रिपीट नहीं हो सकता है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक। DOL। হ্যাঁ লিখেছি তো, আমার আওয়াজটা কি কেটে কেটে আসছে? ম্যাম DO আর L আমরা বলছিলাম তো শোনা কথা মানে কিন্তু আমাদের কথা শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এবার আমি শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু একটু আগে অব্দি আমি কিছু শুনতেই পাচ্ছিলাম। তো এটাই জিজ্ঞেস করছি কি আমার আওয়াজ আসছে না নাকি। अच्छा, अब देखो इन नंबर ऑफ एक्स, मतलब एक्स सेट में कितने सारे एलिमेंट है, बोलो। हेलो। 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये सीखा, बस इतना नॉलेज थोड़ा 3। काफी है। हाँ, 3, तो इतना नॉलेज काफी है। अब हम लोग इस पे थोड़ा और कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे अभी मैंने तुम लोग को 2 चीज सिखाया था कि यूनियन का मतलब होता है यू, ठीक है। और इंटरसेक्शन को कैसे लिखते हैं? इंटरसेक्शन को लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो यूनियन का मतलब होता है टोटल, ठीक है, और इसका मतलब होता है कॉमन। अब जैसे देखो मैंने लिखा एक सेट ए जिसमें मैंने 4 एलिमेंट लिखा, 1 2 3 और 6, ठीक है। मैंने एक बी सेट लिखा जिसमें मैंने लिखा 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे एक चीज बोलो कि एन ऑफ ए कितना होगा? अगर मेरा आवाज आ रहा है तो एन ऑफ ए कितना होगा, एन ऑफ बी कितना होगा? नहीं आ रहा है क्या आवाज? एन ऑफ ए 4 होगा ना मैम, 4।
हाँ 4 হবে ম্যাম। और एन ऑफ बी ये भी 4 होगा। 4 এটা হবে 4। আর এটাও 4 হবে। अच्छा। अब अगर हम ए यूनियन बी करते हैं तो क्या क्या आएगा, तो देखो 1 2 3 6 यूनियन 2 3 4 5। यूनियन कैसे करते हैं, यूनियन का मतलब टोटल, टोटल का मतलब कुछ ऐड नहीं करना है, सारी 1 चीजों 2 को 3 4 5 इकट्ठा, 6। हाँ सारी चीजों को इकट्ठा लेना है। तो पहले यहां से लो 1 2 3 6, ठीक है। अब यहाँ 2 है तो 2 तो ऑलरेडी लिया हुआ है तो लेने का जरूरत नहीं, मतलब टोटल कॉमन एलिमेंट टेकन 1, ठीक है। कॉमन एलिमेंट टेकन 1 टाइम, ठीक है। कॉमन एलिमेंट एक ही बार लेना है, तो 1 2 3 6 और उसके बाद क्या लिखोगे 4 4 5 5। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हुआ, मतलब अब इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट है, काउंट करके बोलो। 6। इसमें 6 एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट लेना, तो ए মানে ম্যাম এখানে হবে इंटरसेक्शन भी क्या हो 2 जाएगा 3 बोलो। 2 আর 3। ठीक है देख लेते हैं, मुझे लगता है 2 3, हाँ 2 3 होगा, और तो कुछ है नहीं, 4 और 5 है इधर, तो कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 3। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 2 2 हो जाएगा, ठीक है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 2 हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ से हमें एक फॉर्मूला में जाना है। तो देखो अगर मुझे बोला जाए कि एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इक्वल एन ऑफ ए, ये एक फॉर्मूला है, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी होगा। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। देखो ए यूनियन बी में कितने सारे एलिमेंट है, तुम लोगों ने खुद ही कैलकुलेट करके निकाला, कितने सारे एलिमेंट है 6, ठीक है। एन ऑफ ए में कितने सारे एलिमेंट है 4। एन ऑफ बी में कितने सारे एलिमेंट है 4, दोनों में ही 4, ठीक है। तो एन ऑफ ए के नीचे 4, एन ऑफ बी के नीचे 4, तो ये तो मैच नहीं होगा, ये 6 है ये 8 है, तो इधर भी 6 हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है, अगर इधर से कितना माइनस हो जाए 2। ये देखो इसका वैल्यू 2 है, बट ऐसा हुआ क्यों वो समझो, दोनों साइड तो 6 और 6 होके टैली हो गया, बट ऐसा हुआ क्यों। एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिला के जितने सारे एलिमेंट है इंडिविजुअली वो हम लोग देखते हैं। जैसे इंडिविजुअली देखोगे तो क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। ए के पास क्या क्या है, ए के पास है 1 2 3 6, बी के पास क्या क्या है 2 3। যেটা দুদিকে কমন সেটা অ্যাড দিলে পরে हाँ সেম চলে আসে। हाँ। अब जब हम ये दोनों मिला रहे हैं तो मेरा 4 4 8 हो जा रहा है, तो इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो 2 बार काउंट हो जा रहा है, इस वजह से तो एक्स्ट्रा दिख रहा है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो 2 बार काउंट हो जा रहा है, एक है 2 और दूसरा है 3। और ये दो एलिमेंट 2 बार 3 काउंट हो रहा है, ये एक ही बार काउंट होना चाहिए, तो फिर माइनस हो जाना चाहिए। तो क्या माइनस हो जाना चाहिए 2 3, एक बार 2 3 माइनस हो जाना चाहिए, तो 2 3 मतलब 2 एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट माइनस होना चाहिए, इसीलिए -2। बोलो ये बात समझ में आता है, হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर इसी से प्रोबेबिलिटी में भी एक फॉर्मूला कैलकुलेट होके आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में कैसे फॉर्मूला ये कैलकुलेट होके आएगा, अच्छा इसमें एक डिफरेंस आता है वो भी बता देते, ये भी यूज होगा यहाँ पर। डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है, सेट का डिफरेंस मतलब अगर मुझे बोले a माइनस बी कैलकुलेट करने के लिए, तो a माइनस बी का मतलब होता है ओनली a। ऐसे मान लो a में है 1 2 3 6, हम सेम एग्जांपल से ही समझा दे रहे हैं, और b में है 2 3 4 और 5, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ए बताना है, तो सिर्फ ए मतलब ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, कॉमन एलिमेंट भी नहीं लेना है, ओनली ए का एलिमेंट लेना है। तो ओनली ए में क्या क्या है बोलो। 1 हम्म, और और 6 1 और 6, ठीक है। 2 3 तो बी में भी है तो वो हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो ऐसे करके कर सकते हैं, ये देखो ये ऐसे करके किया जाता है, वो जब सेट थ्योरी पढ़ोगे तो और भी डिटेल्स में बता देंगे। ये देखो ए के अंदर है 1 2 3 6, ठीक है, और 2 भी इसी कॉमन पार्ट में होना चाहिए, 1 2 3
6 और बी के पास है 2 3 4 5, मुझे सिर्फ ए चाहिए, तो सिर्फ ए मतलब 1 और 6। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हो, ड्रॉ का जरूरी नहीं है। और अगर उल्टा किया, बी माइनस ए किया, तो ओनली बी, तो ओनली बी कैसे निकालोगे, तो बी में क्या क्या है, 2 3 4 5, और ए में क्या क्या है, 4 5 हो जाएंगे। 4 5। ठीक है, तो फिर 4 और 5 हो जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ बी में है। ठीक है, तो अब इसका एन ऑफ ए माइनस बी निकालोगे तो कितना लिखोगे, कितने सारे एलिमेंट है, 2। तो हाँ, और एन ऑफ बी माइनस ए निकालोगे तो क्या आ जाएगा, मीटर 2। ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस चीज का यूज जो अभी हम लोगों ने सीखा, ये प्रोबेबिलिटी में कैसे हो सकता है, तो देखो हम एक एग्जांपल देते हैं। एक डाइस को हम लोगों ने रोल किया, ठीक है, तो टोटल आउटकम क्या क्या आ सकता है, डाइस को रोल किया तो टोटल आउट, डाइस मतलब लूडो का गोटी, तो टोटल आउटकम क्या हो सकता है, 1 2 3 शॉर्ट है, 4, हाँ 1 2 3 4 5 4 5 6। 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम को तुम लोग कैसे लिख सकते हो, ठीक है, अगर इसको सेट थ्योरी के जैसा सोचो, सेट के जैसे लिखा है, तो फिर नंबर ऑफ टोटल आउटकम क्या लिख सकते हो, एन ऑफ करके लिख सकते हो। तब ये क्या है, ये टोटल पॉसिबल आउटकम को बोला जाता है सैंपल स्पेस। क्या बोला जाता है, टोटल पॉसिबल आउटकम का और एक नाम है, उसे क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को एन ऑफ एस से डिनोट कर सकते हैं, या फिर एन ऑफ ओमेगा से भी डिनोट किया जाता है, ऐसा एक साइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम को अगर नंबर के हिसाब से लिखे, देखो हम लोग तो क्लासिकल डेफिनेशन करते हैं, तो हम लोग कुछ साइन यूज नहीं करते, सीधा लिखते टोटल पॉसिबल आउटकम और जितना होता है वो लिख देते। लेकिन इसको अगर हम लोग मतलब जो है कि सेट थ्योरी के थ्रू से डिनोट करना चाहे, तो उसे एन ऑफ एस लिखा जाता है या एन ऑफ ओमेगा, तो एन ऑफ एस ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब मेरा फेवरेबल आउटकम मान लो, मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर क्या होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर क्या होगा। अब ये गेटिंग ऑड नंबर को मान लो मैंने ए से डिनोट कर दिया, ठीक है, ये गेटिंग ऑड नंबर एक इवेंट है जिसको मैंने ए से डिनोट कर दिया, तो कैसे लिखोगे, तो तुम लोग क्लासिकल डेफिनेशन के हिसाब से ही बोलो, ऑड नंबर आने का चांसेस, टोटल पॉसिबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, टोटल 6, और फेवरेबल आउटकम मैंने बोला गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड क्या क्या है, 1 3 3। ठीक है, 3/6 यानी 1/2। अब इस चीज को अगर हम सेट थ्योरी में दिखाना चाहे, तो अभी अभी मैंने बोला इस 6 को कैसे लिख सकते हो, एन ऑफ क्या लिख सकते हो, एन एन ऑफ ऑफ एस बाय एन ऑफ ओमेगा। ओमेगा। ठीक है, और 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब हो जाता है, अगर हम ऐसे लिख देते हैं कि ए ए 3 का मतलब, तो देखो मतलब ए क्या है, गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर गेटिंग, ये देखो गेटिंग ऑड नंबर, इसको अगर हम ए से डिनोट करते तो ए इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, 1 3 और 5। ठीक है, तो एन ऑफ ए, 5 हाँ तो एन ऑफ ए कितना आ जाएगा, काउंटिंग में, एन मतलब नंबर, काउंटिंग में कितने, 3 3। ठीक है, and काउंटिंग में 3 3, तो फिर ऊपर 3 लिखना चाहिए, तो एन ऑफ क्या लिखना चाहिए, ए लिखना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी के साथ सेट थ्योरी का इस तरीके से रिलेशन बन जाता है कार्डिनल नंबर के थ्रू से। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब ए मैंने यहाँ पर इवेंट गेटिंग ऑड नंबर, चाहे कोई भी इवेंट हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस हो जाएगा। तो ये क्लासिकल डेफिनेशन के जैसा ही है, सेम वही चीज है, बट इसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, कि एन ऑफ एस का मतलब टोटल सैंपल स्पेस यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम, और एन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जिसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम मेरा जो इस इवेंट के ऊपर बात हो रहा है वही मेरा फेवरेबल आउटकम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अच्छा, अब एक और चीज सीखना है, ठीक है, फिर एक इस पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो ये देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर होता है कोई इवेंट, ठीक है, तो
ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बोलो, आज ही सिखाया मैंने तुम लोग को। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जिसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है। जब कॉमन कॉमन नहीं है ना, तो फिर मैंने क्या बोला था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से एमसीक्यू में बोला, लिखने भी बोला, बोलो। हम 0 हो जाবে। 0 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिख सकते हो, इस फॉर्मेट में, ठीक है, इस फॉर्मेट में। तो ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम को एन ऑफ और टोटल आउटकम को भी एन ऑफ बोलते हैं। तो नीचे तो एन ऑफ एस ही रहेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तो ऊपर एन ऑफ ए होता है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है तो ऊपर क्या हो जाएगा, एन ऑफ, ये तो समझाया, देखो ए प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी बी होगा, ठीक है। मतलब इसी इवेंट का ही तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 है तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा, कॉमन कुछ भी 0 ही होगा। और ये एन ऑफ एस अगर कुछ आ भी जाता है वैल्यू, सपोज करो कि एक्स वाई जेड जो भी आ जाता है, तो फिर मेरा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल आंसर मेरा 0 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कि अगर मैंने तुम लोग को अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला सिखाया कि एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, अभी सिखाया ना मैंने तुम लोग को, क्या सिखाया, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या फॉर्मूला सिखाया, ये वाला, हम टोटल एलिमेंट्स ये वाला सिखाया, क्या सिखाया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर मेरा क्या आंसर होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी को हम लोग लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये वाला 0 हो जाएगा अगर क्या है, अगर क्या है, इफ म्यूचुअली, बोलो, इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब फॉर्मूला होता है ना, तो वो फॉर्मूला बता रहे, बस उतना ही बताएंगे जितना हमें एग्जाम के लिए जरूरत है, ज्यादा हम बताएंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के ही करवा दिए। अब ये तो समझा रहे हैं, मेन मेन जो याद रखना है वो ये जो स्क्वायर बॉक्स कर रहे हैं वही याद रखना है, ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स जो भी बोलो। तो ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो सकता है। समझने का बात ये है कि मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तब होता है जब मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो कॉमन पॉइंट कुछ नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो सकता है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो सकता है, ये रह जाएगा, ये एक फॉर्मूला हो सकता है। ये कब होगा, इफ, ये वाला पोर्शन, इफ नॉट, एग्जॉस्टिव नॉट म्यूचुअली, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ तो ऐसा होगा, मतलब तब कॉमन पोर्शन रह जाएगा, तब कॉमन पोर्शन रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरा 3 इवेंट हुआ, ठीक है, अगर 3 इवेंट हुआ तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होगा, अगर नहीं है तो क्या होगा, इफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो बोलो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसके साथ सिमिलर करते हुए बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और भी तो होगा, 2 थोड़ी ना होगा, जब 3 है। ए इंटरसेक्शन सी হবে हाँ सही, ए इंटरसेक्शन सी, और एंड में क्या हो जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ जाएगा। ये क्यों आता है, ये इसीलिए आता है, देखो इसको हम समझा देते हैं, ये ऐड ऑन क्यों आ जाता है। जैसे मान लो ये मैंने 3 सेट बना लिया, ए बी और सी, ठीक है, तो इसमें मान लो है यहाँ 6 है, यहाँ
1, यहाँ 2, यहाँ 3, 5, 4 और यहाँ पर 7 और 8। ठीक है, तो अगर मुझे कोई बोले, ये मान लो सेट ए है, ये बी है, ये सी है, मुझे अगर कोई बोले तो एन ऑफ ए कितना है, मतलब एन के हिसाब से देखो या जो भी हो, मतलब एन ऑफ ए है मेरा 4। ठीक है, एन ऑफ बी, बी में कितने सारे 4। ठीक है, एन ऑफ सी सीते হচ্ছে 5। 5। ठीक है, तो अब देखो जब हम लोग एन ऑफ ए प्लस ए, देखो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एन ऑफ ए यूनियन भी क्यों हो जा रहा है, उसका भी लॉजिक ऐसे ही नहीं हो जा रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को तो हम लोग एन ऑफ से डिनोट कर सकते हैं ना, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। ठीक है, तो उसी हिसाब से हो रहा है। अब अगर मेरा यहाँ पर क्या हुआ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0, मतलब ये अगर 0 हो गया तो फिर इसमें देखो ये एन ऑफ वाला फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी से यहाँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के साथ नंबर का रिलेशन होता है, तो नंबर को हम लोग सिंपल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर को पुट करके ही प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाता है। ठीक है, तो जो भी हो, तो यहाँ पर देखो अगर ये वाला समझते हैं तो ये 4 ए का एलिमेंट, 4 बी का एलिमेंट, 5 सी का एलिमेंट। अब अगर ऐसा करोगे तो टोटल एलिमेंट, वैसे अगर ए बी सी का यूनियन करते हो, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, तो कितने एलिमेंट होंगे? मैंने क्या बोला था, कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखना है, सारे एलिमेंट एक एक बार लिखना है, तो क्या क्या होगा, 6, 3, 2, 1। तो नंबरिंग बता दो कितना होगा, एन ऑफ, मतलब सब एलिमेंट एक एक बार, तो कितना हो जाएगा? 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 13 कहाँ से होगा, 8 होगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 8 एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 हो गया। तो मेरा तो यहाँ पर अगर फॉर्मूले के हिसाब से जाओ तो मेरा यहाँ 8 होना चाहिए, यहाँ हो जा रहा है 4, 4 और 5, तो ये तो आप बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। ये क्यों हो जा रहा है? क्योंकि हम लोगों ने कॉमन एलिमेंट को बहुत बार ले लिया। जैसे जब हम ए और बी को ले रहे हैं, ए जब ले रहे हैं तो उसमें 6, 3, 2, 1 ले रहे हैं, बी में भी हम ले रहे हैं 5, 3, 2, 4। ठीक है, तो 3, 2 को मैंने 2 बार ले लिया, तो 3, 2 को मुझे एक बार हटा देना चाहिए, तो उसके लिए मैंने ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन पोर्शन हटाने का सोचा है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट है जो हट जाने चाहिए? ए और बी, 2, तो वो हट एक ही बार काउंट होना चाहिए। फिर जब मैंने ए बी सी को लिया तब भी मेरा कॉमन एलिमेंट 2 आ गया, वो हट जाना चाहिए। ठीक है, 2 और 4। जब मैंने ए और बी को लिया, सॉरी ए और सी को लिया, तब कॉमन एलिमेंट कितना रहा, वो भी हट जाना चाहिए। हाँ देखो, ए और जो सी के अंदर 2 ठो। ठीक है, अब वो है 1 और 2। अब ऐसे करते करते एक बार सोचो कि 2 कितने बार एलिमिनेट हो गया, एक बार ए बी के बीच से एलिमिनेट हुआ, एक बार बी सी के बीच से एलिमिनेट हुआ, एक बार 3 बार हो गया। तो मुझे तो हर एक एलिमेंट को एक एक बार हटाना था, लेकिन एक 2 ऐसा है जो कितना बार हट गया, हम 3 बार, 3 बार। ठीक है, মানে तो 2 बार फिर एक्स्ट्रा हो गেছে। हाँ 2 बार एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार अगर ऐड कर दोगे तो फिर, করতে হবে। हाँ तो फिर हमारा वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो वो कितना है, 1 हो गया। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करके देखो, 4, 4, 8 प्लस 5, 13 माइनस कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8। समझ में आया क्यों ये 8 होता है? ठीक है, और इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब तो आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ओनली यही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से सारे कॉमन पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। 0। तो फिर ये हो जाएगा। देखो याद रखने के तो फॉर्मूला ही याद रखना है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना समझ के याद किया जाए, ठीक है, उतना अच्छा है। अच्छा, इतना किया तो थोड़ा सा पेशेंस और हम लोग ये 15.12 का क्वेश्चन अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे करके ये चीज तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट करेंगे। 15.12
ये वाला बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट एन अकाउंटेंट्स जॉब एप्लीकेंट हैज अ बीकॉम डिग्री इज 0.85। तो प्रोबेबिलिटी है कि बीकॉम डिग्री हो अगर कोई अकाउंटेंट का जॉब कर रहा है, वो है 0.85। तो हम लोग ऐसे लिख सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम डिग्री, डिग्री नहीं लिखा, सिर्फ बीकॉम लिख दिया 0.85। ये हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ही बता दिया। नॉर्मली तुम लोग प्रोबेबिलिटी ढूंढते हो, यहाँ प्रोबेबिलिटी ही बता दिया। एंड देन दैट ही इज अ सीए इज 0.30। तो अकाउंटेंट का जॉब कर रहा है और उसके पास सीए का डिग्री है, इसका चांसेस है 0.30। और एंड दैट ही इज बोथ बीकॉम एंड सीए इज 0.25। तो बीकॉम डिग्री भी है एंड सीए डिग्री भी है, तो एंड को कैसे डिनोट करोगे? मतलब यूनियन या फिर इंटरसेक्शन? बोलो। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर एंड को कैसे डिनोट करो? यूनियन करो अभी लिख के दिखा दिया था। मैम। कॉमन टोटल तो मैम यूनियन है। तो टोटल तो नहीं है ना, एंड बोला है। इंटरसेक्शन मतलब तो एंड होता है, यूनियन का मतलब तो और होता है। एंड होने से ही तो कॉमन होगा ना, कि ए और बी में कॉमन क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2 and 3। तो फिर ये क्या हाँ क्या मैम। लिखोगे? इंटरसेक्शन, है ना। 0.25। बोलो, ये बात समझ में आया? एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। और मैथमेटिकल ऑपरेटर के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन। फिर बोल रहा है आउट ऑफ 500 एप्लीकेंट्स हाउ मेनी वुड बी बीकॉम और सीए। बोल रहा है अगर 500 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कितने लोग उसमें से बीकॉम या सीए डिग्री वाले हो सकते हैं, मतलब या तो बीकॉम या तो सीए। तो एन ऑफ एस टोटल सैंपल स्पेस कितना है, मतलब हम लोग 500 लोगों के ऊपर जो है प्रोबेबिलिटी निकाले हैं, तो फिर 500 को हम लोग एन ऑफ एस बोल सकते हैं। एन ऑफ एस का मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम, जिसको हम लोग इसमें एन ऑफ ए से डिनोट कर सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम, है ना। इसी को हम लोग इसके पहले क्लासिकल डेफिनेशन में सीखे हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम। बोलो, ये बात समझ में आए? मैंने यहाँ पर तुम लोग को सिखाया ना अभी एन ऑफ एस, हाँ मैम। ये तो सिखा है, ठीक है। तो क्या हम लोग 500 को एन ऑफ एस लिख सकते हैं? हाँ कि ना? बोलो, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग हाँ को ये मैम। बताना है कि ऐसे इंसान कितने सारे होंगे जिनके पास या तो बीकॉम का डिग्री है या फिर सीए का डिग्री है। मतलब मुझे निकालना है एन ऑफ बीकॉम और सीए, एन ऑफ ही निकालना है। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे बोला है हाउ मेनी, मतलब आंसर किस में होना चाहिए। हाउ मेनी का मतलब आंसर किस में होना चाहिए? नंबर। हाउ मेनी का मतलब नंबर नहीं हो सकता है? हो सकता है क्या? नंबर हाँ ही होता मैम। है। तो फिर एन ऑफ बीकॉम और का मतलब क्या होगा साइन के हिसाब से? यूनियन। अभी तो यूनियन याद है मैम। दिलाए, ठीक है। तो अभी तुम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है, प्रोबेबिलिटी को कैसे ये यूनियन और ये वाले फॉर्मूले में यूज कर सकते हो। तो क्या हम लोगों ने ऐसा सीखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर ए के जगह बी कॉम और बी के जगह सी ए लिख दिया, तो फॉर्मूला क्या था? एन ऑफ ए यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी ना हुआ, ये ना होने का चांसेस तब होता है जब कोई कॉमन इवेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन खुद बता रहा है कि कॉमन है, मतलब ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 डिग्री है, दोनों ही डिग्री है, तो कॉमन हो गया। तो ए के जगह मैंने बीकॉम और बी के जगह सीए लिखा है, तो इसके आगे फॉर्मूले को फिर कैसे लिखोगे? पी ऑफ बीकॉम प्लस पी ऑफ, देख देख के बोलो, हम सीए सीए माइनस पी ऑफ माइनस बीकॉम इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। सीए। अब वैल्यू पुट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम 0.85, प्रोबेबिलिटी ऑफ सीए 0.30, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम एंड सीए 0.25। कैलकुलेट करके बताओ कितना। हाँ, आंसर कितना आ रहा है? 0.9। 90, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हम लोग का आ गया बीकॉम और सीए का डिग्री का प्रोबेबिलिटी आया, ये मेरा प्रोबेबिलिटी का आंसर आया। बट मुझे तो नंबर में आंसर पूछा है, एन ऑफ पूछा है, मेरा एन ऑफ थोड़ी ना आया, मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ आया। अब प्रोबेबिलिटी के साथ एन ऑफ का रिलेशन क्या है? बोलो, मैंने अभी तुम लोग को सिखाया था, देखते हैं तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। अगर प्रोबेबिलिटी को मुझे एन ऑफ से डिनोट करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ एन ऑफ एस नीचे
আর উপরে आउटकम जिस चीज का प्रोबेबिलिटी वो, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, एन ऑफ बी कॉम यूनियन सी ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एस। कंपेयर करके समझ में आया। तो एन ऑफ बी कॉम यूनियन सी ए क्या होगा, 0.90 निकाले हैं हम लोग। एन ऑफ एस कितना है, 500। तो मुझे एन ऑफ बी कॉम यूनियन सी ए निकालना है, ठीक है। वही मैंने देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगाया था कि मुझे ये निकालना है, ठीक है। अब ये निकल जाएगा कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एन ऑफ बी कॉम यूनियन सी ए, बोलो क्या हो जाएगा, 500 इंटू 0.90, 450। मतलब 500 लोगों में से 90% लोग ऐसे होंगे जिनके पास या तो बीकॉम का डिग्री होगा या तो सीए का डिग्री होगा। ये देखो 450 लोग ऐसे होंगे, ठीक है। तो ये देखो पहले मैंने इतना कुछ बोला है तो तुम लोग को लग सकता है कि क्या पता हम लोग कर पाए नहीं पाए, आराम से कर सकते हो। अगर मेरा प्रोबेबिलिटी में डेटा दिया है, प्रोबेबिलिटी में लिखोगे, फिर जो निकालने बोला है वो लिखोगे, फिर फॉर्मूला पुट करोगे। देखना अगर इंटरसेक्शन का आंसर क्वेश्चन में है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, ठीक है, नहीं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। तो उस तरीके से करोगे तो हो जाएगा। तो मैंने मेन जो कवर किया ना ऐसे करके, वो तुम लोग को याद रखना है। पूरा प्रोसेस याद रखना नेसेसरी नहीं है, मैंने ये सब समझाने के लिए बोला है कि कैसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये देखने से आसानी से समझ में आता है, इसलिए मैंने इतना कुछ बता दिया, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर हमें फॉर्मूले का ही जरूरत होता है, तो फॉर्मूला ऐसे याद रखना तो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने थोड़ा सा समझा दिया, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय।